अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं वर्दा शुजा और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी एंकर उज़मा चौधरी। नाज़रीन, जहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कारोबारी तबके की मुश्किलात का एहसास किया और जो बार बार एक डिमांड की जा रही थी कि ईद आने वाली है, रमज़ानुल मुबारक है, तो कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ हो जाना चाहिए और वज़ीर आज़म भी इसी हक में थे कि मुकम्मल तौर पर सख्त कर्फ्यू या लॉकडाउन की जानिब हमें नहीं जाना क्योंकि हमारी मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो कल वज़ीर आज़म ने बड़ा ऐलान किया है, हफ्ते के रोज से मार्केट्स जो हैं वो मरहलावार खोलने का ऐलान कर दिया गया है और ये मार्केट सुबह सहरी से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। इसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के लिए जो फैसले किए जा रहे हैं सूबों के साथ भी हम मुशावरत कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से सूबों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने कहा कि हम उनको भी लेकर चलेंगे और ऐसा कुछ नहीं है जो हम शाम के टॉक शोज़ में अक्सर देखते हैं कि शायद विफाक और सूबे जो है वो उनकी आपस में मुताबिकत नहीं है। तमाम सूबे और विफाक मिलकर जो है काम करने के हवाले से इत्तफाक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यह कहना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉट बैक टू नॉर्मल। हमें उसी तरह मार्केट्स में रश नहीं लगाना है, अपना सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना है, गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि अगर जहाँ पर हम SOPs को वायलेट करेंगे वहीं से हम देख रहे हैं कि दोबारा से हमें लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ सकता है और ये बात बार बार आपको सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। जहां पर भी सूरत हाल ख़राब होगी वहां पर ऐसे सख्त फैसले भी करना होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बेहतर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो 2 नफल भी अदा करें, लेकिन अगर अभी भी हमने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया तो सूरत हाल हमारे हाथ से निकल सकती है। बिल्कुल, कल जो बहुत से अहम फैसले हुए NCC के इजलास में सूबों की मुशावरत उसमें शामिल रही और उसमें यह फैसला भी हुआ कि बसें नहीं चलाई जाएंगी, ट्रेन ऑपरेशन को फिल वक्त बहाल नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ अंदरूनी मुल्क जो परवासें हैं वो भी मुअत्तल रहेंगी। ताहम जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उनको हुकूमत की ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर इंतजामात करंतना के मुकम्मल करके उनको वतन वापस लाया जाए। इसके हवाले से बढ़ता एक और अहम फैसला भी कल हमने देखा, वो है स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को खोलने के हवाले से बात हुई। 15 जुलाई तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, बोर्ड्स के तमाम तर इम्तिहानात जो हैं वो भी मनसूख कर दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पिछले जो रिजल्ट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अब आगे प्रमोशंस दी जाएंगी। अपनी इस ट्रांसमिशन में हम मुख्तलिफ हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि स्काइप पर इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बुशरा जमील साहिबा, माहिर मुतादी अमराज हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त बात हो रही है कि मई का जो आखिरी हफ्ता है और जून का आगाज पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत अहम होगा। केसेस की तादाद मौजूदा रेशो को देखते हुए बहुत बढ़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार कर दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा का ये बताना है कि 3 से 6 माह तक जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वहां पर कोरोना का फैलाव बहुत ज्यादा हो सकता है। अब तक के इकदामात, लॉकडाउन में सख्ती और उसके बाद अब नरमी, अब हम किस जानिब जा रहे हैं आपके ख्याल में? थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन। पहले तो बात ये है कि लॉकडाउन कभी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था जितना चाइना में इम्पोज किया गया। सही। लेकिन दूसरी बात यह है जिसको साइंटिफिकली स्टडी करने की जरूरत है कि लॉकडाउन के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका के फायदा होता है डिजीज के कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल, स्कूल्स को बंद करना, घरों में अपने आप को महदूद कर लेना, ये 2 चीजें तो वाकई बीमारी की से के फैलाव से बचाती हैं। लेकिन स्मॉल बिजनेसेस का क्लोजर जो है वो कभी भी किसी बीमारी की रोकथाम में फायदेमंद साबित नहीं हुआ और लॉकडाउन की स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करने में यही एक फैक्टर है जिसको मद्देनजर रखना चाहिए और रखा भी गया है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है कि स्मॉल बिजनेसेस को एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड के लिए खुलने की अपॉर्चुनिटी फराहम की गई है और इस दौरान ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि बाकी दूसरी स्ट्रेटजीज विच आर स्टिल इन प्लेस वो कितनी इफेक्टिव रहती हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं कि जब से आगाज़ हुआ, पहला पेशेंट हमारे सामने आया जिसमें तशखीस हुई इस वायरस की, उसके बाद से अब सूरत हाल काफ़ी आ गई है। हम आवाम के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाते हैं, टेलीविजन जो हैं, TV चैनल्स जो हैं वो इस हवाले से बड़ा किरदार भी अदा कर रहे हैं, अखबारात कर रहे हैं। हर इदारा जो है अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कोशिश में मसरूफ़ है। कैसे देख रही हैं पाकिस्तानी आवाम के रद्द-ए-अमल को, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपका भी डे टू डे एक राब्ता रहता है आवाम के साथ। आवाम में किस हद तक शऊर बेदार हो चुका है कि अब जहां पर लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, मरहलावार कारोबार खोल दिए गए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आवाम से कि वो कितना ताउन करेंगे?
अवाम का जो रिएक्शन है वो दो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर है। एक प्रोपोर्शन जो है अवाम की वो इतनी ज्यादा खौफजदा है कि वो घर से निकलने को ही तैयार नहीं है, ये भी गलत है। और दूसरी एक लार्जर प्रोपोर्शन अवाम की ऐसी है जिन्होंने जो इस मसले की सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हाथ साफ करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है, कहीं पानी अवेलेबल नहीं है या सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है, या लोगों को याद ही नहीं रहता कि हाथ भी साफ रखने, और मास्क भी नहीं पहन रहे। तो अवाम में आगाही की कोशिश सबको जारी रखनी है, उनको बार बार याद दिलाना है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोग इनफरादी तौर पे कोशिश करें, इस मर्ज से खुद को भी बचाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएं। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप रिस्क की बात कर रही थी कि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब छोटी सनतों को खोला जाएगा, कारोबार खुलेगा, जो गली मोहल्ले की शॉप्स हैं वो भी खुलेंगी, यकीनन लोगों का एक रश भी वहाँ पर बनेगा। इस रिस्क को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने पहले तो काफ़ी अर्सा इन तमाम शॉप्स को, इन तमाम स्टोर्स को बंद रखा, लेकिन अब लोगों का भी प्रेशर है, ताजिर बरादरी जो है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, तो कैसे मैनेज करेंगे हम? देखिए, स्मॉल बिजनेसेस या छोटी जो शॉप्स हैं उनसे रिस्क नहीं बढ़ता, प्रोवाइडेड के एसओपीज पे अमल किया जाए, यानी कि लोगों की भीड़ ना लगे, वहां पे कतार बनाए, लोग अपने मास्क पहने, हाथ साफ रखें, अपना सौदा लें और निकल जाएं वहां से। तो स्मॉल बिजनेसेस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता मर्ज को फैलाने में। सारी बात यह है कि लोग अपने अंदर वो डिसिप्लिन लेके आए कि उन्हें मजमा नहीं लगाना, उन्हें कतार बना के जाना है, जहां कहीं भी जाना है उन्हें मास्क हर वक्त लगा के रखना है, उन्हें हाथ बार बार साफ रखने, ये वाली चीजें जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत स्मॉल बिजनेसेस को खोलना। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमने ये देखा कि कोरोना वायरस के इन दिनों में जहाँ पर इस पेंडेमिक को हमने दुनिया भर को अफेक्ट करते हुए देखा, वहाँ पर हमने तर्ज ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली देखी। हमने देखा कि लोग जो हैं ऑनलाइन चीज़ों की जानिब, ख़रीदारी की जानिब, तालीम की जानिब, वर्क एट होम की जानिब जो है वो चले गए। ये जो डॉक्टरी का शोबा है, या हम समझें कि जो ओपीडीज़ में जाना होता है, अपने डॉक्टर से बातचीत करना होता है, उसके हवाले से हम अभी किस स्टेज पर मौजूद हैं? क्या इस तरह की सहूलत घर बैठे आवाम को मिल सकती है? आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, क्या सजेस्ट करती हैं इस हवाले से? खुसूसन अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से बात करें कि कोई अगर इसमें आप एक लायामल बना लें कि अगर ये अमराज हैं, ये बीमारी है, तो इसके हवाले से ये पर्टिकुलर इलाज है, जिसके हवाले से अगर आप गाइडलाइंस फराहम कर दें तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। देखिए, आउट पेशेंट की या क्लिनिक्स की जो काम करने का तरीका है ना, उसमें बड़ा मेजर ये तब्दीली आई है कि एक तो अपॉइंटमेंट लेना बेहद जरूरी है। उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी होती है कि लोगों से सवाल जवाब के जरिए ये मालूम कर लिया जाए कि कोविड का कितना रिस्क है, और अगर नहीं है रिस्क तो उनको कॉल कर लिया जाता है। दूसरा ये कि पेंडेमिक सिचुएशन में अब ये नामुमकिन ही हो गया है ये जानना कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं। तो उसके लिए दूसरी चीज जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी गई है वो टेली क्लिनिक्स हैं। ऑनलाइन क्लिनिक्स रन हो रहे हैं, आगा खान हॉस्पिटल में भी और दूसरे कई इदारों में भी रन हो रहे हैं। तो मरीज जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी दिखा लेते हैं, कोई अगर स्किन रैश वगैरह हो तो वो भी देखा जा सकता है। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू हो गया है और इससे मरीजों को भी सहूलत होती है कि उनको आना नहीं पड़ता, और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी एक्सपोजर से महफूज रहता है। तो ऑनलाइन क्लिनिक्स या टेली क्लिनिक्स काफी कामयाबी के साथ चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप चूंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल भी है कि शुरू में जब ये वायरस पाकिस्तान में आया तो बहुत सारे जो पाकिस्तान के सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे जो नामवर साइंटिस्ट हैं, उनसे जब भी हमारी बात होती थी तो उनको कहना था कि ये वो वायरस नहीं है जो वुहान में आया, पाकिस्तान में आते आते जो इसकी हैयत है वो खासी तब्दील हो चुकी है। अब जब इतना अरसा गुजर चुका है, जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी महीने गुजर चुके हैं इस वायरस को पाकिस्तान में आए हुए, तो अब आपकी क्या स्टडी है इस पर, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और दूसरा ये भी बताएगा कि ये वायरस अब कहा जा रहा है कि अपनी पीक पर आगे चलते हुए मजीद जाएगा, इसकी एक और वेव जो है वो पाकिस्तान में आ सकती है और वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। देखिए, वायरस के हिसाब से एक ग्रुप है आगा खान यूनिवर्सिटी में जो इसको स्टडी करने जा रहे हैं। जनरली वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज हुई हैं वायरस पे, उसमें छोटे छोटे म्यूटेशंस देखे गए हैं। उसका क्या असर हुआ है वायरस के बिहेवियर पे ये अभी मालूम नहीं है। ये कहना नामुमकिन है इस वक्त कि ये वायरस कितना मुख्तलिफ है
वुहान वाले वायरस से या उस वायरस से जो ईरान में था या जो चाइना में था। सो इसके ऊपर स्टडीज हो रही हैं और वायरस का बिहेवियर तब्दील वैसे भी होता है माहौल के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से और लोगों के जेनेटिक मेकअप से। सो कुछ रेसेस के अंदर हो सकता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो कि सीवियर डिजीज होगा और कुछ में हो सकता है माइल्ड डिजीज हो, लेकिन इसके ऊपर स्टडीज चल रही हैं अभी, कुछ हतमी तौर पे कहना नामुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल मेरा इस तरह से था कि शुरू में पाकिस्तान में शरह अमवात खासी कम थी। अब कल हम बात कर रहे थे तो गुज़श्ता 24 घंटों में 38 अमवात हुई, आज 35 अमवात जो है वो सामने आ रही हैं। ये रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। देखिए, शरह अमवात का जो ताल्लुक है वो नंबर ऑफ केसेस से है। जितने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे प्रोपोर्शनेटली डेथ्स भी उतनी ज्यादा होंगी। अगर आप कैलकुलेट करें तो शरह अमवात बेशक 2% ही रहे, लेकिन 100 में से 2% जो है वो बहुत कम होगा, लेकिन 10,000 20,000 का 2% काफी सब्सटेंशियल नंबर बन जाता है। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि शरह अमवात बढ़ रही है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली वो स्टेबल ही है। दूसरी एक चीज जो हो रही है जो काफी फिक्र की बात है, वो ये कि लोग बहुत देर करके हॉस्पिटल्स जा रहे हैं। ये ठीक बात है कि मामूली अलामात के लिए घर बैठना जरूरी है, लेकिन अगर बीमारी की अलामात शदीद होती हैं या सांस में तकलीफ हो तो फौरी हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए, क्योंकि मर्ज हॉस्पिटल में काफी अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, बहुत सारी जानें बचाई गई हैं। लेकिन अगर मरीज बहुत देर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो फिर डेथ का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जो अभी तक टेस्टिंग के मामलात हैं, हम देखते हैं कि कोई अगर किसी सिम्टम के साथ आपके पास आता है, उसको आप लोग लैब में उसका टेस्ट करवाते हैं, फिर उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है या इलाज की अगर उसको ज़रूरत हो तो आप लोग वो शुरू कर देते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि घर में उसके जितने लोग बाकी मौजूद हैं उन सब का भी टेस्ट हो, और किस हद तक पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल है? इसके अलावा ये भी ज़रूर बताएगा, आगाज़ में आपने जैसे कि कहा कि जो जैसे बाकी मुमालिक में लॉकडाउन की सिचुएशन थी, पाकिस्तान में उस तरह नहीं हुआ, लेकिन हर मुआशरा अलग मुआशरा है ना। इस हवाले से बताइएगा कि क्या यहाँ पर जो इलाज हम फराहम कर रहे हैं वो किस हद तक इफेक्टिव साबित हुआ है, क्योंकि हजारों की तादाद में सेहतयाब मरीजों की तादाद भी हमारे पास मौजूद है। टेस्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, ये अच्छी स्ट्रेटेजी समझी जाती है कि जितने लोग भी एक्सपोज्ड हों उनका टेस्ट किया जाए, क्योंकि हर मरीज 2 या उनसे भी ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी WHO के हिसाब से जो भी एक्सपोज्ड है उनके अलावा जिनको अलामात हो रहे हैं उनके टेस्ट जरूर होने चाहिए। तो वो स्केल अप करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट हों। इलाज के हवाले से ये है कि जितने सेंटर्स जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है कि कोविड के मरीजों को मैनेज करेंगे, वहाँ पे काफी अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। इवन ICU में अच्छी मैनेजमेंट हो रही है, बहुत से लोग वेंटिलेटर पे जाके उनको बचा लिया गया है और वो ठीक होके अपने घरों को भी गए हैं। इसी वजह से बहुत जरूरी है कि सही टाइम पे रुजू किया जाए हेल्थ केयर फैसिलिटी से, बजाय इसके कि बहुत देर करके जाएं। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक तो ओवरऑल सिंध के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें। सिंध का केसेस के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरा नंबर है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लॉकडाउन में बाकी सूबों की निस्बत कुछ सख्ती थी, लेकिन इसके बावजूद केसेस की तादाद बढ़ रही है, अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगा खान हॉस्पिटल में इस वक्त आप सर्व कर रही हैं, यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर में कितने मरीज हैं इस वक्त, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट जारी है, और क्या साइकोलॉजिकल कुछ लोगों में मसाइल भी अब देखने में सामने आ रहे हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ? अच्छा, सिंध की सूरत हाल ये है कि कराची बहुत बड़ा शहर है और बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं यहाँ। सो यहाँ पे वायरस का पहुंचना और उसका फैलना एक्सपेक्टेड था। सो इसी वजह से नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ, वो आबादी का फैक्टर है या पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको कहते हैं, कि पर किलोमीटर कितने लोग आबाद हैं यहाँ। तो जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने ही ज्यादा मर्ज के फैलने के चांसेस होते हैं। सो अगेन इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि यहाँ पे केसेस ज्यादा हुए हैं। तीसरी चीज ये कि वही इनफरादी जिम्मेदारी के लोग खुद से अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो लॉकडाउन की कुछ स्ट्रेटजीज तो काम करेंगी, बाकी काम नहीं करेंगी। तो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और लोग अगर विलफुली खुद से ही एहतियाती तदाबीर नहीं लेंगे तो मर्ज फैलेगा। सो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इनकी वजह से केसेस का नंबर बढ़ा है। दूसरा ये है कि आगा खान में
या हॉस्पिटल्स के अंदर बजाते खुद आइसोलेशन सेंटर नहीं होता। आइसोलेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं वो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनमें अलामात बहुत मामूली सी हैं या है ही नहीं, और ये एक्सपो सेंटर में और दूसरे से इनके दूसरे इलाकों में आइसोलेशन सेंटर्स हैं बिल्कुल स्टेबल लोगों के लिए। हॉस्पिटल में वो मरीज आते हैं जिनकी अलामात निस्बतन शदीद होती है, मॉडरेट या सिवियर इलनेस होती है, और जिनको के ट्रीटमेंट की बाकायदा ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट में सपोर्टिव केयर है क्योंकि इसका इलाज जो है इस वक्त कोई कंफर्म्ड मेडिकेशंस नहीं है, सिर्फ एनेक्डोटल एविडेंस है, और वो दवाइयाँ जो चाइना में और दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल की गई हैं और जिनसे फ़ायदा देखा गया है, वही दवाइयाँ जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वही आगा खान यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल हो रही हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि कभी कोई हतमी इलाज जो है उस तक नहीं पहुंचा जा सका, दुनिया भर में यही सूरत हाल है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, कोई वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आप आगा खान हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है, तमाम बड़े शहरों में इस वक्त जो है तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो तगदो में मसरूफ हैं कि किसी तरीके से मरीज सेहतियाब हो जाएं जो उनके पास आते हैं। प्लाज्मा थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताइएगा कि क्या आपके जो डॉक्टर्स का कोई प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोगों ने कोई एक हिकमत अमली बनाई हो कि ये अद्वियात हैं जिनसे हम इलाज करेंगे, और सब उस पर इत्तफाक राय भी हो गया हो और तमाम एक डायरेक्शन में उसको लेकर चल रहे हो, क्या ऐसा ही है? हमारे दो फोरम्स हैं, एक तो इन्फेक्शियस डिजीजेस के सारे कंसल्टेंट्स जो हैं पाकिस्तान के, उनका एक ग्रुप है, और वही डॉक्टर्स मेंबर्स भी हैं MMIDSP के, जो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है। सो ये डॉक्टर्स हर वक्त एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। हमारी सोसाइटी के ही मेंबर्स हैं जो हेड ऑफ कोविड यूनिट्स हैं, जितने भी पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं उनके जितने हेड्स आपको मिलेंगे वो सब हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, और हमारी अक्सर राब्ता रहता है कि कौन सी ट्रीटमेंट किसने इस्तेमाल की, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हर सेंटर अपने अपने ट्रीटमेंट आउटकम्स स्टडी कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बुशरा जमील हमारे साथ मौजूद थी स्काइप पे, माहिर मुतादी अमराज आगा खान यूनिवर्सिटी हस्पताल कराची से, और उनका भी यही कहना था वर्दा कि एज अ इंडिविजुअल इस वक्त हमारी जिम्मेदारी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन को अगर नरम किया गया है तो ये भी लोगों की मुश्किलात के पेश नज़र ही किया गया है, लेकिन केसेस की तादाद जैसे कि वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रही है। अब हमें SOPs पर ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अगर हम बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो वो तमाम तर हिफाजती तदाबीर जो इख्तियार करने के लिए हमें कहा गया है, SOPs बनाए गए हैं, उस पर हमें मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही, और वज़ीर आज़म ने ये जिम्मेदारी आवाम के ऊपर भी डाली है कि आवाम की भी पूरी जिम्मेदारी है कि वो सूरत हाल को बेहतर करने में मदद दें। लॉकडाउन हटाने का मतलब या मार्केट्स खोलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बैक टू नॉर्मल जा सकते हैं। सूरत हाल माजी की तरह जैसे आप गुजारा करते थे, जब आपके पास वक्त गुजारी के लिए और कुछ नहीं होता था, आप मार्केट्स का रुख करते थे, वहीं पर बैठकर फूड कोर्ट्स में खाना खाते थे। अब दोबारा वो सूरत हाल फिलहाल बहुत देर तक हम ये नहीं देख रहे और हमें करना भी नहीं चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन मजीद भी बात होती रहेगी, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। Tribune Classifieds. Anything and everything you need. Classifieds.tribune.com.pk. वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम करने के सिलसिले में अपने इकदाम लेना है, तो दूसरी जानिब जो मईशत का पहिया है जो कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा था, उसको भी रवा दवा रखने के लिए इकदाम करने हैं। और कल जैसे कि हम आपको पहले भी शुरू में बता रहे थे अपने इंट्रो में कि बहुत से अहम इकदाम किए भी गए हैं, छोटे कारोबार को खोलने की बात हो रही है। अब इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अब्दुल बासित साहब। बहुत शुक्रिया सर पाकिस्तान टेलीविजन
न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दी जा रही है, छोटी सनतों को, गली मोहल्ले की दुकानों को, छोटे कारोबार को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन साथ ही साथ सख्त किस्म के SOPs हैं जिन पर अमल दरामद भी करना होगा। वाज़े तौर पर उन्होंने तनबीह कर दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दोबारा से हम लॉकडाउन की जानिब जाएंगे। पहले तो ये बताएगा कि इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। ये मैं समझता हूँ बहुत बरवक्त फैसला है, क्योंकि इंडस्ट्री और ट्रेड के जो लॉसेस हो चुके हैं वो ज्यादा है कि शायद हमारा उन नुकसानात का नहीं हो सकता था। तो ट्रेड और इंडस्ट्री तो बहुत छोटी चीज है, वो कैसे तहम्मुल कर सकती थी। तो मेरा ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा बरवक्त फैसला किया है, और मैं समझता हूँ कि इस फैसले के साथ साथ जो उन्होंने मजीद जो फैसले किए हैं कि भाई इंडस्ट्री को बंद नहीं होने देना, लोगों को बेरोजगार नहीं होने देना, ये एक बड़ा ही उनका एक मुस्बत इकदाम है लोगों के रोजगार को बचाने के लिए। और उसमें उन्होंने जो कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग की जो बैंकों को कहा है सारे कर्जों को करने के लिए, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके लिए उन्होंने उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए स्टेट बैंक ने एक नया पैकेज दिया है कि आपको आसान शराइत पर वो कर्जा मिलेगा, और आप ताकि कोई मुलाजम को जो है बरतरफ ना करे, कोई बेरोजगार ना हो। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं कि जैसे आप देखें ना, इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो अब FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया की, उसने भी तंबीह किया है कि भाई आने वाले वक्त में फूड का क्राइसिस बड़ा सीवियर होगा। सो हमें ये देखना है कि हम किस तरह अपने फूड सेक्टर को कैसे बचाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसानात भी हुए हैं वो फूड सेक्टर को हुए हैं। क्योंकि आप देखें, मैं आपको एक सेक्टर है फूड का, पोल्ट्री का, सारे फंक्शन बंद हो गए, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, शादियां बंद हो गई, लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया। उसकी वजह से जो मुर्गी जो फार्मर को उसके गेट के ऊपर 155 रुपए किलो कॉस्ट कर रही थी, वो बिकती रही 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। इसी तरह ही आपने देखा होगा कि जो हैचरियां एक दिन का चूजा प्रोड्यूस कर रही थी, वो हैचरियों में पड़ा पड़ा मर रहा था, लोगों ने कुओं में फेंक दिया, और वो फार्मर को चूंकि इतना नुकसान हुआ कि उसने खरीदने से इनकार किया हुआ था। तो लिहाजा इस वक्त वो सेक्टर सबसे मजलूम है, उसके ऊपर हुकूमत की फौरी और मखसूस तवज्जो की जरूरत है, ताकि लोग अपने पोल्ट्री फार्म जो है, पोल्ट्री सेक्टर पूरा, चाहे वो हैचरी है, चाहे वो फीड मिल है, चाहे वो ब्रॉयलर फार्म है, ब्रीडर फार्मर है, ग्रैंड पेरेंट फार्मर है, प्रोसेसिंग प्लांट है, इन सब को बड़ी स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। उस अटेंशन में सबसे पहला काम तो यह है, क्योंकि उनका रेवेन्यू जीरो हुआ था और इसलिए वो तो बिजली के बिल भी नहीं दे सक रहे, तो उनको जो पोल्ट्री सेक्टर के जो बिजली के बिल है, हुकूमत को चाहिए कि उनको फौरी तौर पर डेफर करे। वो माफी नहीं मांगते, वो ये कहते हैं कि जी आप हमारे कनेक्शन ना काटें, बिजली चलने दें, क्योंकि अदरवाइज तो जो ब्रीडर है या जो स्टॉक है, जो ग्रैंड पेरेंट है, वो शेडों के अंदर वो सारा मर जाएगा, और आने वाले दिनों में फूड का क्राइसिस जो है वो बहुत सीवियर हो जाएगा, क्योंकि मीट कंजम्पशन जी उस टोटल 40% जो है वो पोल्ट्री कंट्रीब्यूट करती है, अंडा और मुर्गी। अच्छा अब्दुल बासित साहब, फूड सिक्योरिटी की भी बात हो रही है, हमें इस अपने इंडस्ट्री को भी फरोग देने की जरूरत है। आपने कहा मुतासर हुआ है, लेकिन हमने देखा कि चाहे लॉकडाउन था, बाकी तमाम कारोबार बंद थे, ये एक मामला चलता जा रहा था, क्योंकि हर इंसान ने खाना पीना भी है और खपत किसी न किसी हद तक जरूर मौजूद थी। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल बजा है कि हमें जो है इसको मजीद फ्लरिश करने की जरूरत है। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है या हमारी अगर ज़राअत का शोबा है उसको भी, क्या कहेंगे इस हवाले से, अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को इस हवाले से उसको कोई डायरेक्शन दे दें, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं जहां पर उनकी ये सनद भी, ये मामला भी बिल्कुल खराब हो चुका है, क्या हम उसके लिए नए वेन्यूज इस टाइम पीरियड में तलाश कर सकते हैं? सॉरी, किस सेक्टर के बारे में? सर ये पोल्ट्री और ज़राअत के हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं वो कह रहा हूँ। एक मैं चीज जो ऐड करना चाह रहा था वो ये था कि गवर्नमेंट ने
जो सारे बैंकों को रिस्ट्रक्चरिंग करने की हिदायत की है ना, और स्टेट बैंक ने भी, उसमें उन्होंने एक चीज शर्त रखी है कि 31 दिसंबर की कट ऑफ डेट रखी हुई है कि उसके बाद जिनका डिफॉल्ट हुआ है। वेराज के पोल्ट्री तो पिछले 1.5 साल से जेर अताब थी, इसलिए कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी मुख्तलिफ वजूहात से, हाई मार्कअप, हाई करेंसी रेट, हाई एनर्जी वैल्यू, तो एनर्जी कॉस्ट जिसकी वजह से ये बढ़ गई, और ये पेरिशेबल आइटम होने की वजह से इसकी कॉस्ट जो थी वो पास ऑन नहीं हो सकी। इसलिए वो जो कट ऑफ डेट है ना 31 दिसंबर वाली, कर्जों को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, उसको ये इन्हें पीछे ले जाना चाहिए। पोल्ट्री को खास तौर के ऊपर उसमें से निकाल दें, ताकि पोल्ट्री वाले जब से भी डिफॉल्ट हैं उनके कर्जे जो है वो रिस्ट्रक्चर, रीशेड्यूल हो जाए। अगर हम एक्सपोर्ट्स में इस इंडस्ट्री को फरोग दे दें, एक्सपोर्ट्स के हवाले से नए वेन्यूज तलाश करें, दीगर मुमालिक को भी इस वक्त बहुत जरूरत है, तो क्या हम उस हवाले से भी इसमें कोई फायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें ना जी, यही एक बहुत अहम ये आपने नुक्ता उठाया, क्योंकि हुकूमत ने पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि बहुत सारी फूड आइटम्स जो है उनकी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। वेयर एज के आप देखें ना, एक 40 साल में एक मार्केट डेवलप होती है, किसी मुल्क में आप जाकर अपनी प्रोडक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और आज अगर आप उसको बंद कर देंगे तो कोई दूसरा मुल्क वहां एंटर हो जाएगा और आपकी वो मार्केट हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाएगी। लिहाजा इसके ऊपर जो है ना, जो चीजें एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली हमारे पास पोटेंशियल अपनी जरूरत से 5 गुना ज्यादा प्रोड्यूस करने का है, तो हमें एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि हमें एक्सपोर्ट को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। आप देखें दुनिया में इस वक्त 400 अरब डॉलर की हलाल फूड की ट्रेड हो रही है, और पाकिस्तान का शेयर उसमें बहुत थोड़ा सा है, जबकि पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है उसमें से 10% हिस्सा लेने का है। तो 10% हिस्से का मतलब है कि 40 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट हलाल फूड की कर सकते हैं। तो इसको एनकरेज करना चाहिए। ये तो मैं बार बार कहता हूं कि इसको छठा जीरो रेटेड सेक्टर डिक्लेयर करें, ताकि इके जो है इसकी जो मुश्किलात हैं वो दूर हों, और ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके इस मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न कर सके। अच्छा अब्दुल बासित साहब, यहाँ पर हम देखते हैं कि टैक्स जो है, टैक्स कलेक्शन 35% कम हो गई है, हमारी जो बरामदात हैं वो भी खासी घट गई हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने कल भी इस बात की तरफ इशारा किया कि हमारे पास वसाइल जो हैं वो खासे महदूद हैं। उन्होंने कहा कि अब ये रिस्क लिया गया है, जिस तरह से छोटे कारोबार को खोला गया है, और अब ये अवाम के ताउन पर डिपेंड करता है कि कितना अवाम ताउन करते हैं। केसेस अगर बढ़ जाते हैं तो दोबारा से फिर हुकूमत असर नौ जायजा लेगी। आपका ताउन किस हद तक हुकूमत के साथ है, क्योंकि अभी बड़े कारोबार को खोलने की बात नहीं हो रही, बड़े स्टोर जो हैं, बड़ी मार्केट्स को खोला नहीं जा रहा, तो इस सिलसिले में आप कितने हद तक ताउन करेंगे हुकूमत के साथ? और अगर ये कामयाब हो जाती है पॉलिसी, जिस तरह से छोटे कारोबार को खोला गया है, लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, SOPs पर अमल करते हैं, तो फिर यकीनन कुछ ही दिनों में, कुछ ही अरसे में बड़ा कारोबार जो है वो उसको भी खोलने की बात हो सकती है। देखिए जी, ये तो हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री के अपने मुफाद में है कि हम उन SOPs को फॉलो करें। अगर नहीं करेंगे तो हुकूमत दोबारा पाबंदियां लगा देगी, तो दोबारा से कारोबार जो है वो तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए ये मेरी आपके वसातत से और आपके थ्रू में ये मेरा पूरा ट्रेड और इंडस्ट्री को ये मैसेज है कि हुकूमत जो SOPs बनाती है उसके ऊपर सारे अमल दरामद करें, ताकि ये सिलसिला जो है इसको मजीद बढ़ाया जा सके, मजीद कारोबारों को खोला जा सके। अदरवाइज ये सारी जो है बड़ी तबाही होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो हर तरह चाहती है कि लोगों का रोजगार जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, लोगों का कारोबार जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, और अब ये लोगों के ऊपर है कि वो किस तरह इसमें ताउन करते हैं। ये लोगों के अपने मुफाद में है। देखो जी, मैं समझता हूँ कि एक आदमी अगर उसकी अपनी जान को वो खतरे में डाल देता है, तो वो अपने घर का सरबराह जो है वो किस तरह फिर अपने बात समझता है कि घर का निजाम जो है वो चलेगा। इसलिए उसको अपने लिए, अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए इस जो SOPs हैं इनके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। तो ये एक चीज मैं और भी आपको बताऊं कि ये हुकूमत ने ये जो पैकेज दिया है स्टेट बैंक ने सैलरीज के लिए, ताकि लोगों को सस्ते और आसान कर्जे जो हैं वो मिल जाए बैंकों से, लोगों को, अपने मुलाजमीन को अगले 3 महीने की तनख्वाहें देने के लिए। तो इसमें स्टेट बैंक को फॉलो अप भी करना पड़ेगा कि किस तरह वो लोगों के कर्जे जो हैं वो उनको बैंक्स जो है वो दे रहे हैं, और उसमें कोई रुकावटें तो नहीं खड़ी कर रहे।
रिस्ट्रक्चरिंग जो है कर्जों की वो प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये हुकूमत और स्टेट बैंक दोनों को मिलकर इन चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा, ताकि इस मुल्क में जो तबाही हुई है ट्रेड और इंडस्ट्री की और लोगों के रोजगार की, उसको बचाया जा सके। बिल्कुल अब्दुल बासित साहब, बहुत नुकसान हुआ है ट्रेड और इंडस्ट्री का। स्टॉक मार्केट में सूरत हाल इसकी बड़ी वाज़ेह हम देख सकते हैं कि जो मंदी का शिकार हमें नजर आ रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल वहां पर भी कल तक जरूर मौजूद थी। क्या समझते हैं जो अभी फैसला किया गया है कारोबार को मरहलावार खोलने का, इसके क्या फौरी तौर पर असरात मुरतब होंगे? कितना वक्त लगेगा रिकवर करने में? जितना नुकसान हो चुका है अजाला उसका करने में क्या समझते हैं, कितना वक्त दरकार होगा? देखिए जी, ये तो अभी आने वाले हालात बताएंगे। वक्त तो बहुत ज्यादा लगेगा चीजों को वापस अपनी रूटीन में आने के लिए। एक तो यह है कि लोग जो हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि ये कारोबार खुलें और वो हुकूमती हदायत पर अमल दरामद करते हुए अपने कारोबार को चलाएं और दुकानों में रश ना होने दें, और जहां लोगों को भी चाहिए कि रश वाली जगह पर जाने को अवॉइड करें, क्योंकि ये एक ऐसा आलमी वबा है कि जो किसी के बस में और किसी के कंट्रोल में नहीं है। हमें सबको मिलकर हुकूमत के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए, मिलाना चाहिए, ताकि ये अल्लाह ताला ने अभी तक पाकिस्तान पर उस तरीके से हमारे यहाँ ये इसका अटैक नहीं हुआ, लेकिन अगर हमने अब लापरवाही की और हमने SOP पर अमल दरामद ना किया तो फिर हमें खौफ है कि हम भी कहीं उस मुश्किल में ना फंस जाएं जिसमें दुनिया के बाकी ममालिक जो है वो फंसे हुए हैं। रिलेटेड अब्दुल बासित साहब, बात हो रही है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो इस वक्त शदीद बहरान का सामना कर रही हैं। यकीनन पाकिस्तान पर भी इसके असरात होंगे। एक तो पाकिस्तान की अपनी मौशी सूरत हाल हम देख रहे थे कि इससे पहले कोरोना की वबा से पहले हुकूमत ने बहुत मुश्किल से सख्त फैसले लेते हुए किसी हद तक कुछ स्टेबल करने की कोशिश की, लेकिन अब फिर कोरोना की वबा की वजह से सूरत हाल बहुत मुश्किल हो चुकी है। इंटरनेशनली जो असरात सामने आ रहे हैं उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? और अगर वबा का सिलसिला जो है ये लंबा चलता है, मसलन 6 माह 1 साल हमें लग जाता है इसको काबू करने में, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हमें हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार तो रहना है। फिर हमें किस जानिब जाना होगा, क्या फैसले लेना होंगे, और जो ताजिर कम्युनिटी है, जो सनतकार हैं, उनकी क्या सजेशंस हैं इस हवाले से? देखिए जी, यही तो मैं कि इसमें हमें जो है अभी तो ये हमें पता ही नहीं है कि आगे कितना टाइम इस वबा को कंट्रोल करने में लगेगा, और वबा के कंट्रोल हो जाने के बाद ट्रेड और इंडस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उनके बहाल होने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि आप देखो ना जी, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले अगर किसी सेक्टर ने रिवाइव करना है तो वो है फूड सेक्टर, और फूड सेक्टर के ऊपर हमें बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है, हमारी एग्रीकल्चर और हमारी फूड। क्योंकि ये जो है, अगर कोई कपड़ा खरीदे ना खरीदे वो पहलों से गुजारा कर लेगा, और कोई चीज खरीदे ना खरीदे, लेकिन खुराक तो सबने खानी है। तो खुराक के लिए हमें अपनी बहुत एहतियात की जरूरत है। टाइम जो है इसके ऊपर आज ये प्रेडिक्ट करना कि कितना वक्त बहाली, ये जो कारोबार की बहाली के ऊपर कितना टाइम लगेगा, ये तो अभी इस वबा के कंट्रोल होने के बाद दुनिया के जो लोगों की एटीट्यूड्स होंगे टूवर्ड्स देयर मूवमेंट, कि भाई वो किस तरह अपनी जो एक्टिविटी है उनको बहाल करते हैं, तब जाकर इसका एक अंदाजा होगा। लेकिन अभी ये कहना कि पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं वो हिल गई हैं, बड़े बड़े जो स्टेबल कंट्री थे वो हिल गए हैं। पाकिस्तान की मईशत तो ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बहुत डामाडोल थी। अब जो है अल्लाह रहम करे कि ये हम जल्द से जल्द इस वबा से भी निकले, और जल्द से जल्द जिस किस्म के इकदाम हुकूमत उठा रही है ट्रेड और इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए और इसको बहाल रखने के लिए, इनके ऊपर अगर वो इदारे जिन्होंने हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर अमल दरामद करना और करवाना है वो नेक नीति से अगर इनके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इस वबा और इस मुसीबत में से और इस अपने ट्रेड के जो नुकसान हो चुके वो तो हो चुके, अगले नुकसान को बचाने में बहुत मेरा ख्याल में
थोड़े वक्त में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, साबिक चेयरमैन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे। जो हुकूमत ने फैसले लिए हैं यकीनन पॉजिटिवली इसको देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है कि ये, क्योंकि हमने देखा कि कारोबारी तबका और बिलखुसूस जो छोटे कारोबार करने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे और उनके मुतासर होने का खदशात मौजूद थे। तभी वज़ीर आज़म ने यह फैसला लिया कि लॉकडाउन मरहलावार ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आवाम का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि दीगर मुमालिक भी पाकिस्तान में होने वाले इकदामात को सराह भी रहे हैं। खुसूसन उज़्मा, अगर हम एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम की बात करें तो अमेरिका ने उसमें ताउन का ऐलान किया है। $50 लाख की नई इमदाद जो है वो इस हवाले से उन्होंने जारी भी की है। बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे पैकेजेस हैं जो हुकूमत गाहे बगाहे सूरत हाल को देखते हुए अपने अवाम के लिए ला रही है। इस वक्त हमें जो है, हमें हुकूमत का इस तरह से साथ देना है कि जिस तरह से हमें कहा जा रहा है कि बाहर हम कम निकलें, अगर किसी हद तक कोई नरमी की भी गई है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। जो कोरोना का फैलाव है उसको कम करने के लिए हम हुकूमती कोशिशों में साथ दें। चलते चलते वरना दुनिया भर में जो कोरोना की सूरत हाल है उसके हवाले से भी अपने नाज़रीन को हम कुछ बताते चलें कि केसेस की तादाद तो अब बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ इस वबा का जो एक फैलाव था, अब कहा जा रहा है कि किसी हद तक वो यूरोप में और कुछ दीगर कंट्रीज में कम हो रहा है। तो हम अफ्रीका में और रशिया में अब हमें ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमरीका में जो केसेस हैं वो तकरीबन अब 13 लाख तक पहुंचने वाले हैं और बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में वहां पर अमवात भी हो चुकी हैं। वहां पर अभी ये वबा जो है ये काबू में आती हुई नजर नहीं आ रही। इसी हवाले से हमारी जो ट्रांसमिशन है उसका सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, उसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस।